र्यूमिनेशन डिसऑर्डर और र्यूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर। हमने इससे पहले ईटिंग डिसऑर्डर में पढ़ा था पाइका को, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है र्यूमिनेशन डिसऑर्डर या र्यूमिनेशन ईटिंग डिसऑर्डर। तो पहले जो है हमें समझना है र्यूमिनेशन के वर्ड को, क्योंकि ये कॉमन वर्ड नहीं है तो इसको पहले समझना ज़रूरी है। इसकी डिराइवेशन क्या है? ये डिराइव्ड हुआ है एक वर्ड से जिसको हम कहते हैं र्यूमिनेंट। और र्यूमिनेंट जो है वो उन एनिमल्स को कहते हैं, र्यूमिनेंट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच स्वालो द फूड विदाउट चीविंग, जो खुराक को बग़ैर चबाए हुए खा लेते हैं। एंड देन they bring the food again to the mouth and then rechew it and swallow it। यानी फिर जब उनको भूख लगती है तो वो उसी ही फूड को जिनको उन्होंने स्वालो किया होता है अपने स्टमक से ले आते हैं माउथ में, उनको दोबारा से चबाते हैं और दोबारा से स्वालो करते हैं। तो चूंकि जो है हमारे पास र्यूमिनेशन डिसऑर्डर को जब हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ही र्यूमिनेंट एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो र्यूमिनेशन डिसऑर्डर में होता है। अब ये एक फ्लो चार्ट है। फूड जो होता है हमारे पास वो ये एनिमल स्वालो करते हैं लेकिन विदाउट चीविंग के। फिर ये स्वालोड फूड जो है चला जाता है इनके स्टमक के अंदर, और फिर वो अपने स्टमक से इस फूड को जो है दोबारा ब्रिंग बैक इनटू द माउथ, ठीक है। और फिर वो इस फूड को जो है वो रीचीव कर लेते हैं, इनको दोबारा से चबाते हैं और फिर जो है वो स्वालो कर लेते हैं। यानी आप ये समझ लें कि ये एनिमल्स जो हैं ये एक बार फूड को स्वालो करते हैं, ठीक है, विदाउट चीविंग, और फिर जो है इस फूड को फिर से वापस ले आते हैं अपने माउथ में और फिर इसको जो है चीव करते हैं और फिर इसको स्वालो करते हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो र्यूमिनेंट एनिमल हैं? तो इसमें हमारे पास आता है काऊ, बफेलो, गोट, शीप, कैमल एंड जिराफ। इन सब को आपने देखा होगा, ये जब भी खुराक करते हैं तो ये चबाते नहीं हैं, क्योंकि इन में एक प्रोसेस होता है कि ये जो है फिर से फूड को अपने माउथ के अंदर लाते हैं, फिर दोबारा चबाते हैं और फिर स्वालो करते हैं। और इस प्रोसेस को जो है, इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये र्यूमिनेंट एनिमल में प्रेजेंट होता है और इसलिए इसको र्यूमिनेशन डिसऑर्डर कहता है। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की ताकि आप लोगों के जहन में र्यूमिनेशन का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि रिगार्जिटेशन, रिगार्जिटेशन का मतलब है उलट तरफ से आना, मतलब स्टमक से माउथ की तरफ आना, या ब्रिंगिंग बैक ऑफ swallowed फूड इनटू माउथ। एंड देन वी हैव द थ्री पॉसिबिलिटीज़। तो इसमें एक इंडिविजुअल जिसको र्यूमिनेशन डिसऑर्डर होता है वो ये करता है कि वो जो फूड उसने खाया हुआ होता है वो फूड वापस जो है अपने माउथ में ले आता है, और वापस जो उसके माउथ में ले आता है तो हमारे पास उसमें फिर तीन पॉसिबिलिटीज़ जो है वो होती है। तो एक डायग्राम के ज़रिए मैंने शो किया है कि एक इंडिविजुअल जो है वो फूड को स्वालो कर लेता है, उसके स्टमक के अंदर चला जाता है, तो कुछ टाइम के बाद जो है वो फूड फिर से उसके माउथ के अंदर आ जाता है बैकवर्ड फ्लो के ज़रिए। और जब वो फूड उसके माउथ के अंदर फिर से चला आता है तो वो इंडिविजुअल जो है वो उस फूड के साथ क्या करेगा? तो DSM-5 ने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ फिर आ सकती है, और वो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? रीचीविंग ऑफ द फूड, उस फूड को दोबारा से चबाना, रीस्वॉल्विंग, जब वो फूड माउथ में आ जाए और फिर से उसको स्वालो करना जो र्यूमिनेंट एनिमल्स करते हैं, और स्पिटिंग आउट, या जो फूड जो है वो माउथ में आ जाता है उसको थूकना। इसके बाद है हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पॉइंट नंबर 1 जो है वो है रिपीटेड रिगार्जिटेशन ऑफ swallowed फूड इनटू माउथ, यानी swallowed फूड माउथ की तरफ आता है
एंड देन रीचीविंग, रीसॉल्विंग और स्पिटिंग, जो हमने ऑलरेडी रूमिनेशन डिसऑर्डर के डेफिनेशन में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मिलता है इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर, वो है इसकी ड्यूरेशन। ठीक है, कि हमें जो रिगार्जिटेशन होती है, जो बाउंसिंग बैक ऑफ द फूड इनटू द माउथ होता है, ये होना चाहिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। और इस पॉइंट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। फर्स्ट point of diagnostic criteria, the important point is that the problem, this regurgitation, this bringing back of food into the mouth last for 1 month, ये 1 मंथ के लिए होना चाहिए। ठीक है, फिर हम जो है हम कहेंगे कि इस इंडिविजुअल को रूमिनेशन डिसऑर्डर है, क्योंकि हर एक डिजीज़ के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन होता है, और वो टाइम ड्यूरेशन जब पूरा होता है तब ही हम उसको लेबल कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर रूमिनेशन डिसऑर्डर। अच्छा जनाब, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, कि ये जो है हमारे पास किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। तो कौन से हमारे पास वो मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से रूमिनेशन और जो है हमारे पास बाउंस बैक ऑफ द फूड इनटू द माउथ हो सकता है आफ्टर स्वॉलोइंग। तो वो हमारे पास दो कंडीशन है, एक है जर्ड, गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़, और दूसरा जो है वो है हमारे पास पाइलोरिक स्टीनोसिस। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, जर्ड एंड पाइलोरिक स्टीनोसिस। ठीक है, जर्ड में क्या हो जाता है कि जर्ड में हमारे पास जो लोअर एसोफिजियल स्पिंटर है, जो कि स्टमक से दोबारा एसोफेगस की तरफ फूड को प्रिवेंट करता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। और पाइलोरिक स्टीनोसिस में पाइलोरस जो है वो स्टमक का वो पार्ट है जो स्टमक को इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करता है, उसमें स्टीनोसिस या नेरोविंग आ जाती है, तो फूड इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता, और वही फूड जो है वो प्रेशर लगा के स्टमक में, चूंकि फूड एकमुलेट होगा, नीचे नहीं जाएगा, एसोफेगस पर प्रेशर लगाएगा और माउथ में फूड आएगा। अब हम जो है साइकेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि हम कोई भी डिज़ीज़ जो है उस वक्त तक साइकेट्रिक डिज़ीज़ नहीं ले सकते जब तक हम मेडिकल कंडीशन रूल आउट ना कर ले। तो हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम मेडिकल कंडीशन को रूल आउट कर ले, मेडिकल कंडीशन को एक साइट पे कर ले, और उसके बाद जो है अपनी साइकेट्रिक डायग्नोसिस बनाए। तो हम इंडोस्कोपी करेंगे। इंडोस्कोपी जो है, स्कोपी का मतलब होता है देखना, इंडो का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये जो है कैमरा के थ्रू जो है हम एसोफेगस और स्टमक को देखते हैं। ठीक है, फिर एसोफिजियल मानोमीट्री, एसोफिजियल पीएच मॉनिटरिंग और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन फॉर पाइलोरिक स्टीनोसिस करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये जो है हमारे पास दूसरे जो फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर जो है उसके साथ जो है कोमार्बिड ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन से कंडीशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक इंडिविजुअल इसलिए फूड नहीं खाता कि वो मोटा ना हो जाए। फिर है बुलिमिया नर्वोसा, इसमें एक इंडिविजुअल फूड खाता है, बहुत ज़्यादा फूड खाता है, और फिर उसको जो है इनअप्रोप्रिएट मेजर के ज़रिए रिमूव करता है। फिर है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट में फूड जो है खाता है। बिंज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। और फिर है अवॉइडेंट एंड रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। इससे के वर्ड से भी हमें पता चलता है कि इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो फूड को अवॉइड करता है या रिस्ट्रिक्शन बना लेता है कि मैंने ये फूड जो है ये नहीं खाना। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का, और वो ये है कि अगर एक इंडिविजुअल के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या उसके अंदर कोई न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो और उसके अंदर रूमिनेशन डिसऑर्डर जो है उसके भी फीचर हो, तो हम रूमिनेशन डिसऑर्डर को उस वक्त तक लेबल करेंगे जब वो क्लिनिकल अटेंशन जो है सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस काज कर ले, और सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस के साथ साथ जो है यानी वो उसमें जो है बंदा जो है वो एंग्शियस हो दैट व्हाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी। ठीक है, उसके साथ जो है थोड़ी एंजाइटी के सिम्टम हो, और दूसरा जो है ये रिक्वायर क्लिनिकल अटेंशन।
यानी वो इंडिविजुअल जो है वो उसको खुद जो है वो हो कि मुझे जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जो है फूड कंटेंट जो मैं खा लेता हूँ वो दोबारा माउथ में आता है। तो इस वक्त पर हम जो है एक एडिशनल डायग्नोसिस बनाएंगे रूमिनेशन डिसऑर्डर का। स्पेसिफायर हमारे पास जिस तरह हमने पाइका में पढ़ा था इन रिमिशन, यहाँ पर भी एक ही स्पेसिफायर है इन रिमिशन। तो इन रिमिशन का मतलब ये है कि इट इज स्पेसिफाइड व्हेन एन इंडिविजुअल हु प्रीवियसली present with rumination disorder has now improved and doesn't fulfill the diagnostic criteria। कि एक इंडिविजुअल जो हमारे पास प्रीवियसली आया था और उसमें रूमिनेशन डिसऑर्डर था, फिर हमने उसके लिए ट्रीटमेंट सेट की थी और अब जो है उसमें उसके सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए हैं और वो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा, तो ये जो है इसको हम कहेंगे इन रिमीशन। तो हम जो है जब हमारे पास पेशेंट दोबारा आएगा वो इम्प्रूव होगा तो हम लिखेंगे इन रिमीशन। अच्छा जी, काजेज भी थोड़े बहुत हमें पता होना चाहिए। तो ये लो स्टमक एसिड के साथ रिलेटेड है और स्टमक एसिड हमारे पास HCl है, हमें पता है। तो जब स्टमक एसिड कम होगा तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो स्टमक के अंदर ही रहेगा और जब स्टमक के अंदर रहेगा तो एसोफिजियल लोअर एसोफिजियल स्पिंटर पर प्रेशर लगाएगा और जो है फूड को वापस जो है माउथ की तरफ आएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द रूमिनेशन डिसऑर्डर, लो स्टमक एसिड। तो आपके जहन में जो है रूमिनेशन डिसऑर्डर का पेशेंट जो हो तो आपके जहन में ये एक काज होना चाहिए। दूसरा जो है डिक्रीज जीआई मोटेलिटी। तो जब जीआई मोटेलिटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटेलिटी कम होगी तो फूड नीचे की तरफ जाने के बजाय जो है स्टमक में ही लोड होगा और स्टमक में लोड होगा तो अगेन प्रेशर लगाएगा लोअर एसोफिजियल स्पिंटर पर और उसको ओपन करेगा और फूड जो है वो माउथ की तरफ आएगा। तो रूमिनेशन डिसऑर्डर जो है इसमें फूड जो है स्वालोड फूड वो वापस माउथ की तरफ आता है और फिर एक इंडिविजुअल उसको या तो रीचीव करता है या री स्वॉलो करता है या उसको स्पिट इट आउट करता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।